बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि एआई सीखें और लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। तो क्या एआई सीखने के बाद अर्निंग की जा सकती है? जैसा कि यूट्यूब पे बताया जा रहा है, हम सुनते हैं कि बहुत सारे अटैक हुए हैं और फलां ने फलां वेबसाइट को हैक कर लिया, फलां ने फलां को हैक कर लिया। लेकिन दुनिया में जो सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का हैकर का अटैक था वो कौन सा वाला है? स्टक्सनेट अटैक जो था ये किया गया था ईरान की एटॉमिक फैसिलिटी के ऊपर, जहां पर वो एटॉमिक बॉम्ब बनाते या यूरेनियम को वो यूरेनियम के लिए प्रिपरेशन यूरेनियम की चाह दी थी, तो यूरेनियम के सेंट्रीफ्यूजेस थे, उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था जिसको नाम दिया गया था स्टक्सनेट। तो ये वो साइबर अटैक था कि जिसने ईरान का पूरा एटॉमिक प्लांट बंद कर दिया था, वहां पे आग लगी थी। ये जो अटैकर हैं बेसिकली अटैक करते कैसे हैं? इस WannaCry के रैंसमवेयर ने कुछ कंट्रीज के पूरे हेल्थ सिस्टम को क्रिपल कर दिया था। मतलब जो उनके सारे सिस्टम्स को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। एआई से बहुत फायदे हो रहे हैं, इंसान को बहुत फायदे हो रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इंसानी जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदा एआई का क्या है? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें एआई ने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है? बहुत सारे हैकर्स या अटैकर्स जिन्हें हम कहते हैं वो एआई को मिसयूज कर रहे हैं साइबर अटैक्स को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। जैसे कुछ अरसे के अंदर अंदर अपने आप को एटॉमिक पावर डिक्लेयर करने के करीब था, बट इस अटैक की वजह से ईरान अपने आप को एटॉमिक पावर डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक पावर होना और उस अपने एटॉमिक एसिड्स की सिक्योरिटी करना एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी की बात है। एआई बेसिकली है क्या चीज है और एआई का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जा सकता है? एआई के हवाले से मुझे बताएं कि जो अमली जिंदगी है हमारी, ये किसी जगह पे कोई आप मुझे बता सकते हैं कि ये अमली तौर पे काम कर रहा है, किसी इदारे के साथ कर रहा है, कोई ऐसा है कि जिससे हमें अंदाजा हो कि हाँ ये अभी फिजिकली काम कर रहा है किसी जगह पे? हमारे पास जहानत दो किस्म की होती है अभी, जैसा कि एक तो इंसान की अब इतनी कुदरती जहानत है और एक है जो हम कंप्यूटर के जरिए काम ले रहे हैं। एजेंट एआई का ये है कि एक दफा आपने एजेंट बना दिया और उसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शन सेट आउट कर दी, तो वो आपके बताए गए टाइम के मुताबिक आपको पता भी नहीं होगा आपका एजेंट आपका वो वीडियोस, फेसलेस वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड वो ये है। अगर हम खित्ते में जितने भी हमारे ममालिक है ना, अगर हम उनके साथ अपने आप को कंपेयर करें, जैसे इंडिया है, हमारे साथ सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, कुवैत है, हर कंट्री के पास ना अपना एक स्टैंडर्ड या एक लॉ साइबर सिक्योरिटी का जिसको ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए या फिर फायदामंद है बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं एनएम पॉडकास्ट। आज एक फिर स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आपके खिताब पे हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर मिर्जा साहब, जो एक माहिर इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं। आप गुज़श्ता 9 सालों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के शोबे में सरगर्म अमल है और पाकिस्तान की कई बड़ी मारूफ कंपनियों में जैसे कि यू फोन हो गया, फिर इसके अलावा इनबॉक्स बिजनेस और अस्करी बैंक, इसके अलावा E&Y कंपनी जो है इनके साथ काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इन्होंने अपनी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री जो है वो रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हासिल की। इस वक्त वो फिनलैंड में अपनी दूसरी डिग्री जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। फिलवक्त वो दुबई की एक बैनुल-अक़वामी कंपनी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। चाहे वो मुख्तलिफ शोबेजात पर मबनी प्रोजेक्ट पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें शामिल हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इन्होंने अभी तक तहकीक भी की है, काम भी किया है। और इसके अलावा एआई के हवाले से इनकी बहुत गहरी नज़र है के हवाले से जो गुफ्तगू है वो भी हम इनसे करेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में एआई का बड़ा रुझान है। मैं चलता हूँ जनाब अपने मेहमान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं चाहता हूँ कि हम दो तरह से आपके साथ गुफ्तगू करें। एक तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, दूसरा एआई पे बात करें। तो पहले मेरे ख्याल में एआई पे गुफ्तगू कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हॉट टॉपिक है एआई, तो हम एआई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एआई के मुताबिक बताया कि एआई बेसिकली है क्या चीज़ है और एआई का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जा सकता है? एआई की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दें ताकि हमारे बच्चों को पता चल सके, हमारे लोगों को पता चल सके, क्योंकि बहुत इन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात चल रही है, लेकिन ये है क्या है और किस तरह काम करती है इसके हवाले से अभी तक मालूमात नहीं है।
अच्छा, अगर हम एआई के जो लफ्ज़ के मुखफ़फ़ है ना, इसको अगर हम देखें तो इसका मुखफ़फ़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि सब जानते हैं। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर बयान करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास जहानत दो किस्म की होती है। अभी जैसा कि एक तो इंसान की अब अपनी कुदरती जहानत है और एक है जो हम कंप्यूटर के ज़रिए काम ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक आम सादा अल्फाज में बयान करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए के अंदर हम कंप्यूटर्स को एल्गोरिदम्स और डिफरेंट डाटा के ज़रिए ट्रेन करते हैं ताकि वो तमाम काम जो एक इंसान कर रहा होता है वो उन तमाम कामों को अंजाम दे सके, खुद बना सके खुदकार तरीके से। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं कि हम आर्टिफिशियली एक इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं मशीन के। इसका आगाज कब से हुआ था, मतलब कि इसका जो अभी हमारे पास मालूमात आ रही है, जो लोग देख रहे हैं, अभी लोगों को पता चला कि एआई भी कोई चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है कि आप इस फील्ड में हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कब से ये काम स्टार्ट है, कब से ये चल रहा है। अच्छा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बूम तो राइट नाउ आके मिला है, क्योंकि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ इकसाम जो भी गुज़श्ता चंद सालों में लॉन्च हुई हैं, वहाँ पर उन्हें लोगों को पता लगा है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीज़ें भी होती हैं। बट ये काम काफ़ी अरसे पहले से जारी था। जैसा कि अगर हम बात करें तो रोबोट्स की अगर हम बात करें तो रोबोट्स आज से नहीं है, रोबोट्स काफ़ी साल पहले से है। इनमें महदूद काम था शायद उस वक्त, या बिल्कुल जी बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस टाइम पे ज़्यादातर रोबोटिक्स के साथ मुंसलिक किया जाता था, उसके साथ जोड़ा जाता था कि रोबोट्स को हम इस तरह ट्रेन कर रहे हैं, इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो वही काम जो कि इंसान करता है वो कर सके। जैसा कि अगर आपने देखा हो कि जापान और चाइना वगैरह में रोबोट्स रेस्टोरेंट्स सर्व दिखा रहे होते हैं, तो ये एक काम था जो नॉर्मल इंसान करता था, बट अब वो क्या कर रहे हैं, रोबोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ पीछे रोबोटिक्स तक या वॉइस रिकॉग्निशन तक महदूद थी, लाइक आप आवाज में बोलते थे और आपका कंप्यूटर सिस्टम उस आवाज को पहचान के वही काम कर देता था जो आप उसे करवाना चाहते थे। बट इसको बूम आज के दौर में आके मिला है। अच्छा, इसकी इकसाम कितनी है, किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसके काम कैसे कैसे है और ये क्या क्या काम कर सकते हैं? अच्छा, अगर हम इकसाम की बात की करें तो इसमें हमारे पास 3-4 मुख्तलिफ इकसाम हैं एआई के अंदर ना, जिसमें आजकल की जो फेमस इकसाम है वो है जिसको हम कहते हैं जेन एआई, जो कि शॉर्ट टर्म है जनरेटिव एआई की। इसी तरह हमारे पास अभी जो नई इसकी किस्म आई है जो कि बहुत एडवांस भी है और काफ़ी आगे आने वाले दिनों में उसको मज़ीद एक्सप्लोर भी किया जाएगा, वो है एजेंटिक एआई। इससे पहले हमारे पास जनरल एआई भी थी, नैरो एआई भी थी। तो वैसे जो आजकल दो इकसाम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो है जेन एआई और एजेंटिक एआई। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों किस तरह काम करती है? जैसे जेन एआई का आपने जिक्र किया या एजेंट एआई का जिक्र किया, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों के काम क्या क्या है, कैसे काम करते हैं? अच्छा, जेन एआई जो है वो शॉर्ट फॉर्म है जनरेटिव एआई की। उसमें आपके पास आजकल के ये जो टूल्स आ रहे हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, किसी तरह एक्स का ग्रॉक हो गया, डीप क्लाउड है, चाइना का डीप सीक है, ये टूल सारे ये जेन एआई की एग्जांपल है। क्योंकि जेन एआई के अंदर हम क्या करते हैं कि हम राइटिंग फॉर्म में प्रॉम्प्ट या क्यूरी या इनपुट देते हैं सिस्टम को और वो हमें उस क्यूरी के अगेंस्ट बैकएंड से ट्रेन डाटा से या रिस्पॉन्स हमें ला के दे, सर्च करना चाहते हैं हम वो फौरन करते हैं। वो ये हमारे पास जनरेटिव एआई है। अगर हम इसी के बरअक्स जाके एजेंटिक एआई को देखें तो एजेंटिक एआई जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कि हम एजेंट एक बनाते हैं जो कि खुदकार तरीके से काम कर, ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है, और वो एजेंट आपका मैनुअल इंटरवेंशन के बगैर, मैनुअल मुदाखलत के बगैर वो खुद करता रहेगा। मतलब जैसे आप जेन एआई है, जैसे जनरेटिव एआई है, उसमें तो मैंने भी यूज़ किया, चैट जीपीटी को जैसे यूज़ करते हैं, हम उसको कुछ लिख के दे देते हैं, उसकी मालूमात वो बना के दे देता है। लेकिन उसको हम कुछ लिख के देंगे, जितना अच्छा हम लिख के देंगे या जितना अच्छा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा वो आउटपुट देगा। लेकिन ये जो एजेंट एआई है, इस तरह आपने कहा कि खुदकार तौर पे काम करेगा। खुदकार तौर पे कैसे, कि मतलब इसको कोई कमांड देंगे हम, उसके बाद वो खुद से कैसे काम करेगा, कोई टास्क बताएंगे कैसे करेगा? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये एजेंटिक एआई काम खुद किस तरह करेगी। देखें,
नॉर्मली अगर मैं एक स्मॉलर सा केस स्टडी या एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकूं तो एजेंटिक एआई में बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया, से अब यूट्यूब चैनल बना के उसको चलाने के लिए आपको मैनुअल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, वीडियोस आनी पड़ती है, वीडियोस बना के आपने यूट्यूब पे अपलोड करनी है और फिर लोग उसको देखेंगे और आपके सारे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ मिलेगी। बट एजेंटिक एआई का ये है कि एक दफ़ा आपने एजेंट बना दिया और उसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शन सेट आउट कर दी तो वो आपके बताए गए टाइम के मुताबिक आपको पता भी नहीं होगा, आपका एजेंट आपका वो वीडियोस फेसलेस वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता रहेगा और हम उसको बताएंगे तो वो बना के लगा देगा। वो फेसलेस वीडियो आपकी जो कंटेंट क्रिएशन है ना, जिस टाइप का आपने एजेंट कंफिगर किया हुआ है या एजेंट को प्रोग्राम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो उस टाइम ड्यूरेशन में जो आपने सेट किया, लाइक अगर आपने सेट कर दिया जी कि 3 घंटे बाद आपको एक वीडियो चाहिए तो वो खुद ही एआई की मदद से, क्योंकि उसमें आपके पास चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन भी आ जाती है, दूसरे टूल्स के साथ इंटीग्रेशन भी आ जाती है, तो वो उस टाइम के मुताबिक आपकी वीडियोस क्रिएट कर करके ना आपकी वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता देगा और आप जस्ट बस जाना और एनालिटिक्स अपने चेक करना। ये तो जुबैर साहब ने बड़ी बेहतरीन बात बताई। उन यूट्यूबर्स के लिए बात बताई कि जो इस चीज़ से परेशान होते हैं कि कंटेंट कहाँ से लेके आए, वीडियो कैसे बनाएं, वीडियो एडिट कैसे करें, इन सारे मसलों का हल जो है वो जुबैर साहब ने बताया। एक दफ़ा फिर साजी इसको थोड़ा सा वाजिया करके बताएं कि जो लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको मेहनत ना करनी पड़े और उनकी अर्निंग भी हो, उनके लिए जुबैर साहब का जो मसला है उस पर ज़रा अमल करें। एक दफ़ा फिर सारी थोड़ा तफसील से बताइएगा। जी, मैं इसमें हम एजेंटिक एआई को जैसे डिस्कस कर रहे हैं जी, नहीं तो एजेंटिक एआई की मैंने जैसे आपको एक मिसाल दी, इसके बाद मैं एक मिसाल मजीद भी दूंगा ताकि आप लोगों को भी मजीद क्लैरिटी हो जाए कि इसका इस्तेकाम किस तरह करना है। तो बेसिकली एजेंटिक एआई के अंदर एजेंट्स बनते हैं जो कि ऑटोमेटेड तरीके से काम करते हैं जिसमें आपको मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो जैसे भी हमने यूट्यूब का डिस्कस किया कि आप एजेंटिक एआई को यूज़ करते हुए एक एजेंट बनाएं और उसको कॉन्फ़िगर करें आप और उसको प्रोग्राम इस तरीके से करें कि आपकी वो फेसलेस वीडियोस, आपको पता है आजकल यूट्यूब पे फेसलेस वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो फेसलेस वीडियोस क्रिएट करके ऑटोमेटिकली यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता रहेगा। आपको मैनुअल इंटरवेंशन करके खुद कंटेंट क्रिएट करना, वीडियो एडिट करनी, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी अभी। अच्छा, जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपकी बात करता हूँ कि मुझे तारीख से लगाव है और मैं चाहता हूँ कि तारीख का एक चैनल बनाया जाए, तो उसमें क्या जो तारीखी स्टोरियाँ होंगी वो खुद जनरेट करेगा, खुद मतलब कि सर्च करेगा, फिर उस पर वीडियो भी खुद बनाएगा, ऑडियो भी अपने खुद करेगा और वीडियो भी खुद पब्लिश कर देगा, कैसे होगा? जी, बेसिकली इसमें जैसे आपको बताया कि चाल तो बैकएंड पे एआई रही है ना, तो जिस तरह हम जनरेटिव एआई में प्रॉम्प्ट दे के कंटेंट को जनरेट करवाते हैं, इसी तरह ये भी उन्हीं टूल्स के साथ इंटीग्रेट होगा और आपकी क्यूरी के बेस के ऊपर ये रिजल्ट जनरेट करवाएगा। अब जैसे मैं एक और अगर आपको एक दो छोटी छोटी मिसालें और दे दूँ इसकी एजेंटिक एआई की तो आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है या इदारा है, उन्होंने कुछ अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है हर साल किसी क्लास में एडमिशन के लिए। अब एजेंटिक एआई यहाँ पर जिस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है कि आप एजेंटिक एआई के ज़रिए एक एजेंट आप बनाएं और उसमें आप एक क्राइटेरिया सेट कर दें और ऑनलाइन फॉर्म के साथ उसको इंटीग्रेट कर दे कि भाई जो फॉर्म भी हमें रिसीव होंगे उनमें अगर कोई भी फील्ड खाली हो या ये क्राइटेरिया अगर स्टूडेंट मेट ना कर रहा हो तो आपके पास अगर 10 लाख दरखास्तें भी आ रही हैं अगर आपके पास एडमिशन के लिए, तो वो एजेंटिक एआई का जो एजेंट होगा, जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया होगा, जो उसको बताया होगा, वो उसकी बेस के ऊपर वो खुद ब खुद रिजेक्ट करता रहेगा उन दरखास्तों को जो कि पूरी नहीं है, और जो लेजिटिमेट दरखास्त होगी कंप्लीट वो आपको वो आके प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, ये तो बड़ी आउटस्टैंडिंग बात होगी कि अगर फ़र्ज़ करेंगे हमें मैथ का टीचर चाहिए तो मैथ्स के मुताबिक जो जिनकी सीवी होगी या फॉर्म होंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेगा, बाकियों को फारेगा। बिल्कुल इसी तरह एक अगर छोटी सी एक और एग्जांपल स्मार्ट टास्क शेड्यूलर की बात करें, जैसे अब आपकी एक रूटीन है कि आप उठते हैं, एक काम करते हैं, एक काम वो आपकी डेली रूटीन में शामिल है। अब आप अगर कंप्यूटर के सिस्टम के थ्रू एक काम कर रहे हैं, जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर कमेंटिंग कर रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं कोई, तो आपका एजेंट क्या करेगा कि आपको पता भी नहीं होगा, उसको टास्क शेड्यूल मिलेगा, वो उसे पता होगा कि यार इस बंदे ने ये एजेंट जो मैंने बनाया है
यस, उस एजेंट को ये चीज़ पता होगा कि भाई इस टाइम के ऊपर मैंने ये काम करना है, तो वो आपकी मुदाखलत के बगैर ही उस टाइम के ऊपर जो कैजुअल टास्क होगा उसको वो खुद ब खुद करता रहेगा, और आपको बस ये होगा कि आपने चीज़ देखनी है कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ बस। अच्छा, एजेंट आई के हवाले से मुझे बताएं कि जो अमली ज़िंदगी है हमारी, ये किसी जगह पे कोई आप मुझे बता सकते हैं कि ये अमली तौर पे काम कर रहा है, किसी इदारे के साथ कर रहा है, कोई ऐसा है कि जिससे हमें अंदाजा हो कि हाँ ये अभी फिजिकली काम कर रहा है किसी जगह पे? देखें, एजेंटिक एआई का कंसेप्ट तो बेसिकली है नया है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और लोग अभी इसको अमली ज़िंदगी में भी यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एजेंटिक एआई इस हद तक आ गया है कि आपकी ऑटोमेटेड कार्स जो है, आपने देखा होगा कि बगैर ड्राइवर के कार्स भी आ रही है, तो वहाँ में भी ये एजेंटिक एआई वगैरह भी यूज़ होती है। इसी तरह आपके बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर एआई को इस्तेमाल किया जाता है, उनकी डिसीजन मेकिंग, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। कंसेप्ट अभी थोड़ा पुराना है, मतलब थोड़ा ही पुराना, लाइक चंद माह ही हुए हैं इसको एजेंटिक एआई को आए हुए। सो अभी चीज़ें आस्ता आस्ता आगे मजीद चलेंगी, बट ये यूज़ में है, मतलब यूज जगह पे ये काम कर रहा है। इवन यूट्यूबर्स इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी अर्निंग जनरेट करने के लिए। जैसे भी हमने फेसलेस वीडियो की बात की, तो फेसलेस वीडियो के अलावा भी बहुत सारे काम है जो यूट्यूबर इससे जरिए कर रहे हैं। तो एजेंटिक एआई को हम रूल आउट ही कर सकते हैं कि यार ये अमली लाइफ में यूज़ नहीं हो रही बेसिक। तो यहाँ मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एआई सीखें और लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। तो क्या एआई सीखने के बाद अर्निंग की जा सकती है जैसा कि यूट्यूब पे बताया जा रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बुनियादी इल्म तो चाहिए। उसके साथ चंद एडवांस टेक्निक्स भी हैं। जैसे अब एजेंटिक एआई है ना, तो एजेंटिक एआई सुनने में बहुत आसान लगता है जी कि बस एजेंट बना दिया और उसकी कमाई शुरू होगी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सारा स्किल रिक्वायर करता है, ये स्किल मांगता है। और साथ में आपके पास कुछ सिस्टम्स की स्पेसिफिकेशंस भी होनी चाहिए, जिसमें अच्छी स्पेक्स के सिस्टम्स, ग्राफिक कार्ड एंड ऑल दो स्टफ, ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर अगर आप इसको क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़े सारे पैसे आपके लगते हैं इसकी प्रोसेसिंग में, और ऑल अगर ऑन प्रीम कर रहे हैं तो वो भी है। बट ये है कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने बस उठे और एजेंट बनाया और काम शुरू कर दिया। इसके लिए भी आपको स्किल रिक्वायर्ड है। फिर आपको उस एजेंट को अपने मुताबिक चलाना भी है, तो उस चलाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह चलाना है। फिर कई दफ़ा आपको एजेंट्स की सेटिंग्स भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको एआई का एटलीस्ट बेसिक लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए, और समहाउ कुछ थोड़ा सा एडवांस नॉलेज भी आपको होना चाहिए। मतलब कि सीखना ज़रूरी है, सीखेंगे तो तब ही होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताएं, आपने गुफ्तगू की कुछ हमें भी पता है इस हवाले से कि एआई से बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, इंसान को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा एआई का क्या है? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें एआई ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया इंसान को? अच्छा, एआई के फ़ायदों की अगर हम बात करें तो आजकल जिस तरीके से एआई को अडॉप्ट किया गया ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट को जहाँ पे एआई ना हो। सारी जगहों पे एआई मौजूद है। अच्छा, फ़ायदे आप देखें जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में एआई की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो मशीनरी आ रही है, जो इमेजिंग या लेबॉर्ट्री की मशीन है, उसके अंदर एआई का काफ़ी इस्तेमाल है। एडवांस डायग्नोसिस के लिए एआई मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर यूज़ की जा रही है। इसी तरह स्टूडेंट हैं जो वो भी एआई को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च के लिए काफ़ी यूज़ कर रही हैं। मेडिसिन की एक तो मेडिकल का एरिया हो गया ना, मेडिकल इमेजिंग का या लेबॉर्ट्री का जिसे हम कहते हैं, एक एरिया है मेडिसिन की प्रिपरेशन का, तो वहाँ पर भी रिसर्च के लिए यूज़ की जा रही है। तो स्पेस के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, जो स्पेस शटल्स होती है, इस तरह इनकी खला में भेजना, और उनके ज़रिए भी एआई को काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं इंसानी ज़िंदगी में। अच्छा, जहाँ फ़ायदे हैं वज़ार नुकसानात भी होंगे, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसानात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एआई से आम जिंदगी को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? अच्छा,
अगर हम खतरात की बात करें तो जैसा भी आपने कहा कि जहाँ फायदे भी हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। तो नुकसानात में जो सबसे पहला नुकसान मैं इसका समझता हूँ वो ये है कि आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें या जिसे हम क्रिएटिवनेस कहते हैं वो कम होती जाए क्योंकि एक अगर आप देखें कि एक काम है, अगर इंसान को वो काम करने के लिए सोचना पड़ता था, दिन लगाने पड़ते थे, और अब वो एआई के होते हुए वो काम आपको मिनटों में अगर होता हुआ मिल जाए, जिसके लिए आपको किसी टाइप पे दिनों में सोचना पड़ता था, घंटों में सोचना पड़ता था काम के लिए, आप वो काम करते थे, अब एआई से वो काम आपका मिनटों में हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे मैं आपकी बात करता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है इसके लिए मैंने चैटजीपीटी को कहा कि मुझे इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस चाहिए और उसने मुझे क्वेश्चंस निकाल के दे दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ना होती तो मुझे बैठ के खुद बनाने पड़ते, खुद सोचना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर दूसरे तर्ज में अगर हम देखें एआई के खतरात के बारे में, तो क्रिएटिवनेस तो एक पॉइंट हमारा हो गया कि तख्लीकी सलाहियतें कम हो रही हैं, ये इससे रोजगार भी मुतासर हो सकता है। जी बिल्कुल। मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि जैसे अब आप देखें कि मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि हम एजेंटिक एआई यूज करके अपने टास्क को ऑटोमेट करते थे। अब अगर इसकी मैं रोजगार में कमी की बात करूं तो कंटेंट राइटर्स आपने सुना होगा कि जो कंटेंट लिख के देते थे, मवाद की मवाद लिख के देते थे वेबसाइट्स को, अब जो काम कंटेंट राइटर आपको एक दिन में करके देता था वो जीपीटी आपको 1 मिनट में करके दे रहा है। खाली आपने कंटेंट को एडजस्ट करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो कंटेंट राइटर्स की जॉब के ऊपर काफी फर्क आया है। इसी तरह अगर आप कस्टमर केयर की जो कॉल सेंटर्स की जॉब है उसके ऊपर बड़ा फर्क आया, बिकॉज अगर आप मिसाल के तौर पे जैसे अब हम एजेंट एआई की बात कर रहे थे, तो पहले अभी क्या होता था कि कॉल सेंटर एजेंट आपकी कॉल रिसीव करता था, आपकी क्वेरी आंसर करता था। अब एआई का एक एजेंट बना दे और उसको इंस्ट्रक्शंस बता दे कि अगर किस क्वेरी के रिस्पांस में क्या करना है, आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पे डिजाइन कर ले, उसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो वो आपके कॉल सेंटर एजेंट की जगह पे आपका एआई एजेंट आ जाएगा और वो उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करता रहेगा जो कस्टमर आपकी रिक्वायर कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करें तो उसमें कुछ कमी देखी गई है, क्योंकि पहले ये होता था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता था उसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड लिखना पड़ता था और कोड उसको दिनों में लिखता। अब वो मिनटों के अंदर आपको कोड चैट जीपीटी जनरेट करके दे देता है, या कोई भी अदर जीपीटी टूल है, ये एआई टूल है, वो जनरेट करके दे देता है। सो ऑलमोस्ट इसमें गलती की गुंजाइश भी कम है ना। मतलब अगर फर्ज करें मैंने कोई कोड लिखना है तो हो सकता है पूरा कोड लिखूं, लिखने के बाद कोई एक आध कॉमा फुल स्टॉप या कोई एक कमांड रह जाए तो सारा मतलब चेक करना पड़ेगा, लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। अच्छा, हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये प्योरली क्लियर है फॉर फॉल्ट या गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश रहती है। इसीलिए आप देखें तो चैट जीपीटी एंड पे एक प्रॉम्प्ट आपको देता है, एक लाइन लिख के देता है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, सो इसको आपने चेक लाजमी करना है, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो स्टिल कोड आपको आज मिल जाता है और आपको उस कोड को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। अब इसी तरह कोड से मुझे कोड और ये चीज़ चैट जीपीटी जरिए जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे मुझे चीज़ याद आई, जो कि मैं नुकसानात की हवाले से अगर हम बात करें तो वो ये है कि प्रीवियस कुछ टाइम पहले जब ये जीपीटी नया लॉन्च हुआ था तो जीपीटी आपको एक फैसिलिटी ये भी देता है कि आप अगर अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना 100-200 वर्ड का कोड है तो उसको कम करना चाहते हैं तो आप वो कोड जीपीटी को दें और उसे ये क्वेरी करें जी कि मेरा ये कोड है और ये मुझे, अगर आपका 100 लाइंस का कोड है और आप उसे 50-60 लाइंस में रिड्यूस करवाना चाहते हैं तो वो आपको रिड्यूस करके देगा। अब बेसिक होता है क्या है कि जो चीज़ आप उसे इनपुट दे रहे होते हैं या जो डाटा दे रहे हैं वो बैकएंड पे डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर भी हो रहा है। तो कई जगह पे ये देखा गया कि कुछ डेवलपर्स ने अपनी कंपनी के प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर का डाटा भी कोड भी इन्हें प्रोवाइड किया
इसे हमें शॉर्ट करके दे दो। अच्छा, शॉर्ट करके देना तो एक सिनेरियो है ना, अगर कोड में कोई बग आ गया या कोई इशू आ गया जिसकी वजह से आपका कोड काम नहीं कर रहा, तो आपको जीपीटी बग भी निकाल के देता है। जहां पर ये एक फायदा है, यही एक नुकसान के तौर पे भी जाता है कि अगर आप उसको अपना कोड देते हो गलती निकालने के लिए, वो आपका कोड स्टोर करता है, लेटर कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपका कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसका कोड जो आपकी कंपनी के लिए सिर्फ डिजाइन किया गया था, वो कोड भी लीक हो सकता है। जिससे अगर आप उसको जीपीटी को देते हो ऑप्टिमाइज करने के लिए या उसके लिए उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए या बग फाइंड करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज मेरे ज़हन में आ रही है कि हम चैट जीपीटी से कोई चीज पूछते हैं ना, फर्ज करें मैं चैट जीपीटी से अपने बारे में पूछता हूँ कि खुर्रम इब्न शबीर के बारे में बताएं, तो वो कहता है जी कि मैं खुर्रम इब्न शबीर के बारे में नहीं जानता कि ये शख्सियत कौन है, अगर आप जानते तो आप बताएं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि खुर्रम इब्न शबीर कौन है। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा सर्च करता हूँ तो जो चीज़ें मैंने बताई हुई होती हैं उसको वो सारी चीज़ें बताता है। जी जी। अच्छा, अब यही चीज़ें मैं किसी और जगह से भी देखूंगा तो वो उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें सर्च करके बता देगा। तो जैसे आपने कहा, इस तरह अगर हम अपने किसी पर्सनल डाटा के हवाले से उसमें मुआवजा करवाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कोई और बंदा किसी और हवाले से मुआवजा करना चाहेगा तो हमारा डाटा उसको शो हो जाएगा? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। अब आप अगर इसको इस फ्लो में देखना शुरू करें ना, कि आपने जैसे अभी एक एग्जांपल दी कि आपने उसको कहा जी कि मैं खुर्रम इब्न शबीर के बारे में जानना चाहता हूँ, अब आपने उसको अपने बारे में बताया, फिर आपने जीपीटी के अंदर कुछ मजीद सर्चेस की, जैसे आपका ताल्लुक मीडिया से है, आप सर्च करते हो कि जी पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन अखबार कौन है, आप अपने नूर मीडिया से रिलेटेड कोई कंटेंट उसमें से सर्च करके बनाते हो, तो वो आपके बैकएंड पे चीज़ों को ना लर्न कर रहा होता है, ट्रेन कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है। तो किसी टाइम पे ऐसा आता है कि जब आप उससे पूछते हैं ना कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, तो वो आपको बता देता है जी कि आप नूर मीडिया पे इस पोस्ट पे हैं, आपका नाम ये है, आप ये काम करते हैं। तो वो बेसिकली लर्न कर रहा होता है। अब एनालिसिस की ज़्यादा बात की तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनी इसको डाटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ करती हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी के लोग होते हैं वो गैर इरादी तौर पे अपनी कंपनी का सेंसिटिव डाटा, जैसे अगर हम कंपनी के सेंसिटिव डाटा की बात करें तो फाइनेंशियल डाटा जो होता है वो सबसे सेंसिटिव कंसिडर किया जाता है एक कंपनी के लिए, तो वो अपना फाइनेंशियल डाटा बिना एनालिसिस के लिए जीपीटी के ऊपर डाल रहे होते हैं। कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो कंपनी का फाइनेंशियल डाटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो जीपीटी आपका डाटा ऑब्वियसली, देखिए एआई जो है वो काम करती है लर्निंग की बेस के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे डाटा मिलता जाता है उसको आप वो लर्न करता रहता है। जैसे इनिशियली आप जब एआई का जनरेटिव एआई या जीपीटी की जब लॉन्च हुई थी तो उस टाइम में कई दफ़ा ऐसा देखा गया था कि अगर आप जीपीटी से क्यूरी करते हैं तो व्हाट इज 2 + 2, तो वो आपको आंसर करता है 4। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं, यू आर रॉन्ग, 2 + 2 = 5, तो वो क्या करता था कि वो 2 + 2 = 5 के लिए ना वो कहता था ओके आई अपोलोजाइज कि मैंने गलत रिजल्ट दिया, 2 + 2 5 हो सकता है। लेकिन वो फिर ऐसा हुआ कि जब बहुत सारे लोगों ने क्यूरीज करना शुरू की, डाटा देना शुरू किया, तो वो उसने डाटा को लर्न किया तो उसे पता लगा जी कि 2 + 2 = 4 होता है। तो जैसे जैसे आप डाटा देते हैं आपका जीपीटी लर्न करता है, लर्न करने के बाद फिर वो आपको मजीद एक्यूरेट रिजल्ट देना शुरू कर देता है। बट इसका अगेन एक नेगेटिव आउटकम यही है कि वो आपका डाटा जो स्टोर हो रहा होता है, तो कई दफ़ा आप अगर क्यूरी करते हैं तो आपको वो कह देता है जी कि आपका नाम ये है, आप ये बेस्ट, वो बेस किसके ऊपर कर रहा होता है, आपकी प्रीवियस सर्चेस के ऊपर बेस कर रहा होता है, कि प्रीवियस सर्चेस के ऊपर वो बेस कर रहा होता है कि जो आपने जीपीटी पे सर्च किया रहा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो अभी अगर मैं करूँ तो मैंने अपना जितना भी डाटा जीपीटी से सर्च किया है ना, मैंने अपनी कंपनी का कोई सेंसिटिव डाटा जीपीटी को नहीं दिया, मैंने सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जिन चीज़ें उनसे पूछी, सारा कुछ किया। अब मैं आज अगर अपने जीपीटी से जाके पूछूंगा ना अपने अकाउंट के थ्रू कि मैं कौन हूँ, तो वो मुझे बताएगा जी कि आप ये हैं, आप इस कंपनी में काम करते हैं और ये आपकी फील्ड है, ये गाना। तो ये इससे ये भी साबित हुआ कि चैट जीपीटी खुद भी लर्न करता है, वो अभी मतलब कि सीख भी रहा है। उसे कोई चीज़ अगर नहीं पता होती तो जो कमांड हम देते हैं उससे वो सीख भी रहा होता है। जी बिल्कुल, मतलब उसके पास तमाम बहुत सारा डाटा आ रहा होता है, डिफरेंट कंट्रीज के लोग उसे कर रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं, ट्रेन वो मॉडल ट्रेन हो रहा होता है बैकएंड पे, तो वो आपको देता है। लेकिन ये है कि इसको कॉन्टिन्यूसली ना वो यही वो पॉइंट स्टार्ट वाला जो जब हमने बात की थी ना ये की डेफिनेशन के ऊपर के इंसानी जहानत और मसनूई जहानत, ये है कि इंसानी तो कुदरती है लेकिन मसनूई में हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है सिस्टम को। तो सेम केस
चैट जीपीटी का भी है कि है तो एआई ना, तो वो भी आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, और वो जैसे जैसे आप उसको चीज़ें फीड करते जाते हैं वो आपका मॉडल ट्रेन होता रहता है, और ट्रेन होने के बाद फिर मजीद वो एक्यूरेट आहिस्ता आहिस्ता, एक दफ़ा वो गलती करेगा, आप उसे बताओगे नहीं ये गलत रिजल्ट दिया है, इसके अंदर ये इशू है, तो वो फिर आपको नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा बेटर रिजल्ट देगा। फिर ऐसा करते करते एक टाइम आपको आता है कि आपको आपका एक्यूरेट डिजायर रिजल्ट पे मिल रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात करता हूँ कि ये जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इस तरह के जो बाकी ममालिक है उनके लिए चैट जीपीटी फायदेमंद है या चैलेंज है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, इसको हम चैट जीपीटी तक महदूद नहीं रहते, ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए या फिर फायदेमंद है बहुत ज्यादा? अच्छा, देखें, मैं चैलेंज तो एज सच एज एक नज़रिए से इसको समझ सकता हूँ, वो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के नज़रिए से, इसका जो इतलाक होना है उसके नज़रिए से। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारे कंट्री का कुछ ट्रेंड इस तरह रहा है कि हम हमेशा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, दूसरी दुनिया है, उन जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको हम कहते हैं नॉर्मली, जैसे यूरोप हो गया, यूएस, अमेरिका, कनाडा वगैरह, तो हमारा एक अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ रही है कि हम लोग ना हमेशा उनसे कुछ अरसा पीछे चलने के ना आदी है। हाँ, मतलब जो चीज़ हम वो लोग ऑलरेडी ताज़ा काल पे पा चुके थे फिर वो हमारे पास आती है। अब जैसे अगर आप चाइना की अगर मिसाल लें तो चाइना में अभी एआई बेस्ड रोबोट्स सारे जगहों पे डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, तो अब इस ट्रेंड को है तो एआई है, पूरी दुनिया में सेम है, चाहे अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के में भी सेम है, चाइना चले जाए, अमेरिका चले जाए, सारी जगह सेम है। लेकिन हमारे यहाँ पे ना जो मेन चैलेंज है ना वो इम्प्लीमेंटेशन का है कि हम हर चीज़ को जल्दी करने के आदी नहीं होते, जल्दी एक्सेप्ट करने के आदी नहीं। हमारे सिलेबस का भी मसला हो सकता है कि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता ऐसी चीज़ों के बारे में। अच्छा, सिलेबस की अगर तक बात की जाए तो राइट नाउ मुझे कुछ मेरे दोस्त हैं जो टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अभी 6 क्लास के लेवल पे ना इन्होंने एआई को थोड़ा सा शुरू में या कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऐड किए हैं, बट जो बेसिक कंसेप्ट्स ऐड किए गए वो बहुत छोटी क्लास में किया गया। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ कि इसको छोटी क्लास में नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर इसकी असल ज़रूरत है ना, जैसे कि आपका 9-10 क्लास से इसको पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हमेशा करिकुलम मैच करना पड़ता है अब्रॉड के साथ। जैसे अगर आप आज ऑक्सफोर्ड की बुक उठा के देख ले जो कि ओ लेवल ए लेवल में पढ़ाई जाती हैं, उनमें आपको इससे कई गुना बेटर या एडवांस चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप वही कंटेंट उठा के देखते हैं ना हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का या सिंध के टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें देखते हैं तो वो बड़ा डिफरेंट है। लाइक आज भी अभी शायद उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ जावा को 9-10 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी अभी जो नया सिलेबस आया उसमें काफ़ी से चीज़ें हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट ईयर तक ना GW बेसिक जो समवेयर 1970s के अंदर 1970s के अंदर ऑब्सोलीट हो गए, ख़त्म हो गई थी, वो लास्ट ईयर तक पढ़ाई जा रही थी। अब जावा, बट अगेन यहाँ पर भी एक अगर पॉइंट हाईलाइट किया जाए तो जावा भी ऑलमोस्ट जावा का यूजेज बहुत कम रह गया, बहुत कम रह गया। अब पाइथन जो है वो ऑल इन ऑल कंसिडर की जाती है कि पाइथन आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है मार्केट के अंदर। सो हम लोगों की ये बदकिस्मती है कि हम लोग ना ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, हम ब्लाइंडली सिर्फ सजेशंस को फॉलो करते हैं कि ये ऐड कर दे, वो निकाल दें, ये ऐड कर दे, ये ऐड कर दे, बट हम ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। तो एआई का जो ट्रेंड है उसको आपने लो लेवल पे एक बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से या थोड़ा बहुत एक चैप्टर के हिसाब से तो फॉलो कर लिया, बट लेटर आमली तौर पे लाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आफिस सवाल करूंगा ये एआई के हवाले से, उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। ये जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं, मैं अपनी मालूमात के मुताबिक उनको बताता हूँ, आप इस पे थोड़ी सारी तफसील से बताइएगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जो गुफ्तगू करने हैं, जो बात करते हैं किसी भी ब्रांड के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में या अपनी पसंद के बारे में, तो कुछ ही देर बाद फेसबुक पे या हम इंस्टा पे देखते हैं तो उससे रेलेवेंट ऐड चल रहे होते हैं। तो ये क्या तरीकाकार है, ये किस वजह से होता है? असल जो यहाँ पर इसमें एआई का ऐसा ताल्लुक नहीं है इतना ज़्यादा, इसमें बेसिक ताल्लुक आपका यहाँ पर आता है कि कई दफ़ा आपकी जो सर्च हिस्ट्री है ना, गूगल की सर्च हिस्ट्री वो बहुत मैटर करती है
ठीक है। वो बहुत मैटर करती है। जैसा कि अभी और कई दफ़ा हमने कुछ ऐसी परमिशन जैसे माइक की परमिशन ग्रांट की होती है डिफरेंट टूल्स को जो कि हमारा माइक एक्सेस कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा आपकी वर्डिंग से आपकी ये चीज़ भी की जाती है कि भाई आप जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल के ऊपर जाके किसी शूज़ ब्रांड को सर्च करते हैं तो वो शूज़ ब्रांड के एड्स आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर। सो ये इसका एआई का साथ ऐसा जिस पर ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी कुछ सर्च हिस्ट्री, कुछ आपका ये थिंकिंग और ये चीज़ भी मैटर करती है। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले तो ये बताएं कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज़ है और इसकी कितनी अहमियत है मौजूदा दौर में। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के साथ हम लोग एक और टर्म भी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मैं आज एक बेसिक फ़र्क लोगों को समझाऊंगा। इसमें लोग साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कहते हैं कि ये एक ही चीज़ है, जबकि इसमें इन दोनों में ना एक बुनियादी डिफरेंस है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कह लें कि एक ब्रॉडर डोमेन है और साइबर उसका सब पार्ट हम कह सकते हैं। अब अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को समझना है तो उसके डेफिनेशन, जो बाय बुक डेफिनेशन एक मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद एक मैं आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। अगर हम इंफॉर्मेशन या साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के अंदर जितना भी हमारा डाटा है, जितने भी हमारे सिस्टम है, चाहे वो नेटवर्क है, चाहे वो कोई भी सिस्टम है, उन सब को किसी भी ऐसी चीज से या अनऑथराइज या गैर मजाज एक्सेस से रोकना है। ठीक है भाई, जो कि उसको कॉम्प्रोमाइज करे या किसी भी किस्म का नुकसान चोरी का सही कोशिश करता है या कुछ करने की, मतलब कोई भी आपका जितना भी डाटा, जितने भी सिस्टम्स इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको सिक्योर करना, ये हमारी साइबर सिक्योरिटी है। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अगर हम कहें तो साइबर सिक्योरिटी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक पार्ट है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये बात कंसीडर की जाती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सिर्फ वो डाटा शामिल नहीं है जो आपका इंटरनेट के ऊपर भी पड़ा होता है। आपका सेंसिटिव डाटा कागज की शक्ल में भी मौजूद हो सकता है। तो आपका कागज की शक्ल में जो मौजूद होता है डाटा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में उस डाटा को भी शामिल किया जाता है, जबकि साइबर सिक्योरिटी में वो डाटा या वो सिस्टम्स शामिल होते हैं जो कि सिर्फ ओवर द इंटरनेट काम कर रही। अच्छा, अब जरूरी आपने क्वेश्चन किया, देखिए इसको इस चीज से समझने की जरूरत है कि जो वॉर डायमेंशंस है ना पुराने इरा की, वो पुराने इरा की वॉर डायमेंशंस 3 थी। बरिश यानी कि लैंड आर्मी, ठीक से ज़ाई यानी कि एयरफोर्स और पानी यानी कि नेवी। ये 3 वॉर डायमेंशंस थी आज से कुछ अर्सा पहले पुराने दौर। बहरी और हवाई। अब आ गई हैं 2 वॉर डायमेंशंस नई ऐड हुई हैं। तीसरी है आपकी एटमॉस्फेयर जो कि स्पेस है आपकी, और जो 5th डायमेंशन ऑफ द वॉर है दैट इज साइबर स्पेस। अच्छा, बिकॉज आज आप देखें कि आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, क्रिटिकल सिस्टम्स की बात करूं, आपका क्रिटिकल डाटा है वो किधर पड़ा हुआ है? इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है। इंटरनेट के लिए हम साइबर स्पेस का लफ्ज यूज करते हैं। तो साइबर स्पेस इज द 5th वॉर डायमेंशन, आपकी 5th वॉर डायमेंशन है साइबर स्पेस। तो आज आपने किसी भी कंट्री को ना क्रिपल करना है ना, या मफलूज करना, हम उसे कह सकते हैं, इस पे अटैक करना, तो आप उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब ना मारे, आप उसके ऊपर एयरफोर्स के जरिए अटैक ना करें, आप सिंपल साइबर अटैक करके उनके सिस्टम्स को क्रिपल कर देना, तो आप उनके बैंक बंद हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा। अच्छा, जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो फिर हैकर की बात भी आती है। हैकर बेसिकली क्या है? और कुछ कहते थे अच्छे हैकर, बुरे हैकर, एथिकल हैकर, ब्लैक हैकर, ग्रे हैकर, ये क्या चीज़ है? हैकर के बारे में पहले बताएं, फिर इनकी जो एग्जाम है उसके बारे में बताएं। अच्छा, ये अब चूंकि मैं पीछे 9 साल के राउंड हो चुके हैं फील्ड में काम करते हुए, तो मैं जब अगर अपनी बैचलर्स की बात करूं, जब मैं 2010 में बैचलर्स में था तो मैं भी ये चीज़ पढ़ा करता था कि एथिकल हैकिंग का कोर्स करें, और मुझे भी बड़ा एक माइंड में था कि हैकर्स, मेरे दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट ये होता था कि हैकर वो है यार कि जो आपके सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, किसी कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज़ कर। बट हैकर का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हैकर्स का कंसेप्ट डिफरेंट इससे है कि हैकर हम वो कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा या कोई शख्स जो कि मैं यहाँ थोड़ी सी बात आपकी काटता हूँ माजरत के साथ।
कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हैकर बेसिकली वो होते हैं जो हमारी फेसबुक आईडी हैक कर लेते हैं, व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है, बट ठीक है, वो भी एक किस्म का है और से डाले है। लेकिन जो हैकर होता है वो बेसिकली वो बंदा होता है कि जो कि गैर मजाज तौर पे या जिसको अथॉरिटी नहीं है, वो ऑथराइज नहीं और इस सिस्टम के अंदर जाने का। अल्टीमेटली जब मैं आगे एग्जाम बताऊंगा तो उसमें एक एग्जाम चोर वाली भी आ जाती है। तो हैकर वो बना होता है जो कि किसी चीज का अथॉरिटी उसके पास नहीं होती, वो ऑथराइज नहीं होता। अगर वो किसी सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करके उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या वहां से वो डाटा वगैरह चोरी करता है या लीक कर देता है या फाइनेंशियल होता है, वो उसको हम उसे हम में हैकर कहते हैं। अब आते हैं हम हैकर के एग्जाम के ऊपर। हैकर की बेसिकली ना जो एग्जाम है वो 3 है, जिसमें एक हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं व्हाइट हैट हैकर्स उन्हें हम कहते हैं, एक हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं और एक को हम कहते हैं ग्रे हैट। अब व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं उसको हम एक और वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं जो कि प्रोफेशनल इंडस्ट्री का वर्ड है, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टर हम होते हैं। ये व्हाइट हैट हैकर्स वो होते हैं कि जिनके पास कंपनी की ऑथराइजेशन होती है, इनके पास कंपनी का इजाजतनामा होता है। जैसे कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, हमारे पास पूरी पेनिट्रेशन टेस्टिंग या व्हाइट हैकर्स की एक पूरी टीम है। अब बेसिकली जब एक कंपनी ने ना अपने सिस्टम्स की टेस्टिंग करवानी होती है ना, तो वो कंपनीज को पेनिट्रेशन टेस्टर्स को वो हायर करते हैं या कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो कंसल्टेंसी फर्म्स के जो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं उनके सिस्टम्स को उसी तरह रियल टाइम में अटैक करते हैं कि जिस तरह एक हैकर नहीं अटैक करता और उनके सिस्टम्स में घुस जाता है। तो पेनिट्रेशन टेस्टर भी उसी तरह उनके सिस्टम्स के ऊपर स्कैनिंग करते हैं, उनके सिस्टम्स के ऊपर इंटर होते हैं, इंटर होके फिर वो सिर्फ फर्क ये होता है कि वो सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं जहाँ जहाँ खामियां होता है वो बताते थे कि ये कमजोरियां हैं, यहाँ से हम इंटर हुए हैं तो इस जगह को आपने क्या करना है, क्लोज करना है, या इस वीकनेस को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। ये तो हो गए व्हाइट हैट हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर। अब आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की तरफ। प्योर क्रिमिनल्स जिसे हम कह सकते हैं, या जो अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, प्योर क्रिमिनल्स। अच्छा, अब प्योर क्रिमिनल्स है तो प्योर क्रिमिनल के तौर पे हम सिर्फ चोरी को नहीं लेंगे। ये वो हैकर्स भी होते हैं जो कि फाइनेंशियल्स भी उगाते हैं, जैसे बिटकॉइंस की चोरी होगी, आपके जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज पूरी है कोई, फिर इसी तरह ये लोग सेंसिटिव डाटा भी निकालते हैं। तो और कॉम्प्रोमाइज अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट भी करते हैं, फिशिंग, जब बैंकिंग डिटेल्स चोरी कर लेने, ये भी है। जो अपराध चलते हैं आज क्या के आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, ये हो गया सारा। हाँ जी। और इसके ग्रे हैट हैकर के अलावा एक और फिर किस्म भी है, वो आपके लिए शायद एक नई चीज हो, लेकिन मैं अभी वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता। ग्रे हैट हैकर वो होता है कि जिसके पास दोनों स्किल्स होती है, व्हाइट वाली स्किल्स भी होती हैं और ब्लैक वाली स्किल्स भी होती है, लेकिन वो स्किल्स को ना टाइम टू टाइम यूज करता है। जहां पर उसे व्हाइट वाला बनना है तो वो डिफेंड करना है तो वो व्हाइट वाले पे चला जाता है, जहां पर उसे ऑफेंड करना है तो वो ब्लैक वाले पे चला जाता है। ठीक है, तो ग्रे के पास ना दोनों होती है। अच्छा, अब एक और आखिरी कैटेगरी जो कि शायद आपके लिए भी न्यू हो, हम इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। आपने कभी सुना है इस चीज, द स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स था? स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर बेसिकली वो होते हैं कि जो अभी पहले जिक्र किया फोर्स का जो जिक्र किया है, वो उसमें ये हैकर काम करने हैं। फिर बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो होते हैं ना, हैकर्स होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही होती है डिफरेंट तो दूसरे ममालिक के साथ जो उनकी चीजें फेरने के लिए। रिसेंट में आपको पता आप सुना होगा कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स, जो शुमाली कोरिया के हैकर्स के बारे में कि उन्होंने कोई अटैक किए हैं। इसी तरह यूएस चाइना में होता है जी कि चाइनीज हैकर्स ने ये कर दिया, नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने ये कर दिया। तो वो जब आपके साथ ना कंट्री का नाम आ जाए ना, अगर एक इंडिविजुअल हैकर है ना तो वो तो ब्लैक हैट हैकर की कैटेगरी में है, लेकिन जब कंट्री का नाम आ गया ना तो उसके लिए जो हैकर वाजिया तो बस सामने नहीं होगा, वो ब्लैक हैट होगा। और जिसका किसी कंपनी के या किसी अदारे के साथ नाम आ जाएगा, जैसे कंट्री के साथ नाम आ जाएगा, तो वो इसका मतलब ग्रे नहीं बल्कि वो स्टेट स्पॉन्सर है, मतलब रियासत की तरफ से उसको आंसर किया जा रहा है। वो फ्लैग भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। सही, वो उसके लिए हम लोग ये खास टर्म यूज करते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर के, जो कि दुनिया दूसरे मालिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना और इस तरह की चीजें। तो ये स्टेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम सुनते हैं कि बहुत सारे अटैक हुए हैं और फलां ने फलां वेबसाइट को हैक कर लिया, फलां ने फलां को हैक कर लिया।
लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का हैकर का अटैक था वो कौन सा वाला है? अच्छा, यूं तो अटैक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, रिपोर्ट्स भी होते हैं सारे, लेकिन जो मेरी नज़र में अभी तक के 2 बड़े अटैक्स में से एक है ना, जी जी, वो एक है जिसको हम स्टक्सनेट कहते हैं। बेसिकली स्टक्सनेट अटैक जो था ये किया गया था ईरान की एटॉमिक फैसिलिटी के ऊपर, जहाँ पर वो एटॉमिक बॉम्ब बनाते या यूरेनियम को वो यूरेनियम के लिए प्रिपरेशन यूरेनियम की चाह रही थी, तो यूरेनियम के सेंट्रीफ्यूजेस थे, उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था जिसको नाम दिया गया था स्टक्सनेट। तो ये वो साइबर अटैक था कि जिसने ईरान का पूरा एटॉमिक प्लांट बंद कर दिया था, वहाँ पे आग लगी थी। और दीज आर न्यूज़, मैं अब इसकी कंफर्मेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि लेकिन खबरों में ये आया आया था। नहीं, ये अटैक कंफर्म्ड है, सही है, अटैक इज कंफर्म, बट ये सुनने में आया था, खबरों में आया था, आई डोंट नो कि या वेदर इट वाज ट्रू और नॉट, कि ईरान कुछ अरसे के अंदर अंदर अपने आप को एटॉमिक पावर डिक्लेयर करने के करीब था, बट इस अटैक की वजह से ईरान अपने आप को एटॉमिक पावर्स पर डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक पावर होना और उस अपने एटॉमिक एसिड्स की सिक्योरिटी करना एक बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आज आप पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान की एटॉमिक एसिड्स की सिक्योरिटी इतनी फूड प्रूफ है कि आप किसी को पता भी नहीं होता कि आपके एटॉमिक एसिड किस तरह मूव हो रहे हैं, किस तरह हो रहा है। तो एक न्यूज़ थी बेसिकली कि ईरान वाज about to declare themselves as a atomic power, but वो अटैक की वजह से वो नहीं डिक्लेयर कर सके। एक आया था somewhat in 2017 it was carried out, that is एक ransomware आया था WannaCry के नाम से। इस WannaCry के ransomware ने कुछ कंट्रीज के पूरे हेल्थ सिस्टम को क्रिपल कर दिया था। मतलब जो उनके सारे सिस्टम्स को उन्होंने लॉकड आउट कर दिया था, और उन्हें कहा गया था कि जब तक आप रैंसम या तावान पे नहीं करेंगे बिटकॉइंस की सूरत में, तो हम आपके सिस्टम्स को रिलीज नहीं करेंगे। तो मैं इन 2 अटैक्स को कहता हूँ कि अभी तक के ना सबसे बड़े अटैक है। अभी रिसेंट में एक हुआ है जो कि बिटकॉइन का, और वो बिटकॉइन का सबसे एक बड़ा, बिटकॉइन की चोरी का एक सबसे बड़ा अटैक था जो कि अभी एक रिसेंटली क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर हुआ है। बट वो अगर हम थोड़ा पीछे की बात करें तो ये स्टक्सनेट और WannaCry, ये 2 मेरी नजर में बहुत बड़े अटैक्स थे। अच्छा, ये जो अटैकर हैं बेसिकली अटैक करते कैसे हैं? कुछ वायरस हैं, जैसे कुछ लोग मुख्तलिफ नाम लेते हैं, मेलवारन या इस तरह का नाम लेते हैं, या ये बेसिकली क्या चीज़ है और ये अटैक में कितने करामत होते हैं उनके लिए? अच्छा, देखिए, अटैक का जो सोर्स है ना, जहाँ से अटैक लॉन्च होता है, वो सोर्स वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप अटैक कर रहे हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन को आपने टारगेट करना है। अब जैसे अभी मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ कि स्टक्सनेट की अभी हमने बात की, जो कि ईरान की एटॉमिक फैसिलिटी के ऊपर साइबर अटैक हुआ था। अब वो एक वायरस के थ्रू हुआ था। उस वायरस का काम क्या था कि जो सेंट्रीफ्यूजेस होते थे ना, जहाँ पे यूरेनियम, जिसे हम यूरेनियम की अफजूदगी कहते हैं, वो यूरेनियम जहाँ पे प्रोसेस हो रहा था ना, उसके ऊपर पंखे लगे होते हैं सेंट्रीफ्यूजेस के ऊपर। उस वायरस का काम ये था। अच्छा, अब हमको पता है कि उन पंखों की स्पीड को मेंटेन रखना पड़ता है, ना ज्यादा एकदम, वो जो एक वैल्यू पे सेट हुई होती है वो होती। उस मालवेयर का काम सिर्फ ये था कि उसने पंखों की स्पीड को क्या कर दिया था, काम ये ज्यादा तेज कर दिया, उससे आग लग गई थी। सही से। और वो ही अगर मालवेयर मैं अपने घर के किसी लैपटॉप पे चलाऊं तो वो वहां पे नहीं चलेगा, बिकॉज वो सिर्फ डिजाइन ही एटॉमिक फैसिलिटी के लिए। मतलब ये हो गया कि मालवेयर जो वायरस है ये हर काम के लिए अलग से तैयार किया जाता है। मतलब ये इसकी एक एग्जांपल है ना, जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि अगर आप साइबर अटैक की बात करें तो अगर किसी नॉर्मल पर्सन के अकाउंट के नॉर्मल पर्सन को टारगेट करना, जैसे अगर आपको टारगेट किया जाता है किसी भी सूरत में, तो वो टारगेट आपका फिशिंग के थ्रू भी किया जा सकता है कि आपको एक ईमेल भेजी जाए, आपसे लिंक भेजा जाए, आप लिंक पे क्लिक करें, वहां से आपके पास फेसबुक का पेज ओपन हो, आप उसमें अपना यूजर और आप आपके क्रेडेंशियल चले जाए और आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें ये तरीका अपनाया जाता है कि यूएसबीज जो होती हैं मालवेयर वाली, वो ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर पे जाए, कोई ना कोई दफ्तर का एम्प्लॉय उठा के सिस्टम के साथ लगाएगा और वो आपको
होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी तरह कई साइबर अटैक्स भी होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के वीक कंट्रोल्स के होते हैं। कई कॉल्स के ऊपर अटैक काउंट किए जाते हैं कि आप किसी एम्प्लॉय को कॉल करो, उसके साथ बातों बातों में उससे डाटा निकलवा लो, या उसके साथ कोई ऐसा काम करवा लो कि उस लिंक पे क्लिक कर दे, तो उससे आप कंपनी के नेटवर्क के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो अटैक का सोर्स या अटैक का इनिशिएशन एरिया वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या डिफरेंट टारगेट्स के लिए डिफरेंट होता है। मुख्तलिफ तरीके से अटैक किया जा सकता है। लेकिन जो आजकल अटैक्स है ना, वो अगर मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री या और मैं कंपनीज के ऊपर की बात करूं, तो रैंसमवेयर मालवेयर जो है आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग है। क्योंकि रैंसमवेयर क्या कर लेता है कि आपके सिस्टम की सारे डाटा को लॉक कर देता है, और लॉक करने के बाद आपको एक स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है जी कि अगर आपने इसको अपना सिस्टम की एक्सेस वापस लेनी है तो इतने भी ऐसा हमें पे कर दे, तो हम आपको डिक्रिप्शन की देंगे, तो आप वो डिक्रिप्शन की के जरिए आप अपना सिस्टम दोबारा। इस तरह से वायरस हैं, इनकी इकसाम क्या है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। अच्छा, वायरस की डिफरेंट इकसाम है। जैसे हम कह सकते हैं वॉर्म्स कह सकते हैं, मालवेयर्स कह सकते हैं, ट्रोजन्स कह सकते हैं, एडवेयर्स कह सकते हैं। एडवेयर्स बेसिकली वो वायरस होते हैं कि जो काम भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे रैंसमवेयर का काम है कि कंप्यूटर की फाइल्स को इनक्रिप्ट करके लॉक कर देना। इसी तरह एडवेयर का काम क्या है कि जैसे एडवेयर आता भी सर, जैसे आपने वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड देखा, उसके बैकएंड पे मालवेयर वायरस छुपा हुआ था, आपने ऐड क्लिक किया तो आपके सिस्टम के ऊपर ऐड ही ऐड होना शुरू हो गए और आपका सिस्टम क्रैश होना शुरू हो गया। तो हर वायरस का काम दूसरे वायरस से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कई ऐसे होते हैं जैसे की स्ट्रोक लॉगर, हम एक है हमारे पास। अब की स्ट्रोक लॉगर का काम बिल्कुल डिफरेंट है। आप किसी के सिस्टम पे की स्ट्रोक लॉगर इंस्टॉल कर दो, जो बंदा उस सिस्टम के ऊपर जो भी की प्रेस करेगा ना, वो लॉग की स्ट्रोक लॉगर उस की को लॉग करके ना आपको बैकएंड पे भेजता रहेगा कि इस बंदे ने इस टाइम पे ये की प्रेस की है। ये की उसमें यूजर नेम भी आ जाते हैं, अपना पासवर्ड भी आ जाते हैं टाइप करते हुए। तो हर मालवेयर का काम डिफरेंट होता है बेसिकली। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की जो इस वक्त सूरत हाल है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम? अच्छा, पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी की सूरत हाल दो सिनेरियोज में हम लोग देखते हैं। एक हम नेगेटिव सिनेरियो में देखते हैं और एक हम देखते हैं पॉजिटिव सिनेरियो में। तो सब पहले हम पॉजिटिव सिनेरियो की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव सिनेरियो में ये है कि अब यहाँ पर ना अवेयरनेस काफ़ी आई है ऑर्गेनाइजेशंस पर ना कि साइबर सिक्योरिटी एक वो एरिया है कि जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें लोग, कंपनीज जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी के लोग भी हायर कर रहे हैं। वो इसी तरह साइबर सिक्योरिटी के लोगों को हायर करने के साथ साथ अभी यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोफेशनल डिग्रीज, जो मास्टर्स लेवल की डिग्रीज हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो भी करवा रही हैं। प्लस अभी गवर्नमेंट ने कुछ रिसेंट में इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हम जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, नॉट डिग्री बट सर्टिफिकेशंस, वो भी हम सब्सिडाइज रेट्स पे या फ्री ऑफ कॉस्ट हम यंग पीपल जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें हम करवाएंगे। तो एक तरफ से इवॉल्विंग हमारे पास चीज़ चल रही है। लेकिन जो नेगेटिव साइड है, जो आप कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग चीज़ हम जिसे कह सकते हैं, वो ये है कि अगर हम खित्ते में जितने भी हमारे ममालिक हैं ना, अगर हम उनके साथ अपने आप को कंपेयर करें, जैसे इंडिया है, हमारे साथ सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, कुवैत है, हर कंट्री के पास ना अपना एक स्टैंडर्ड या एक लॉ साइबर सिक्योरिटी का मौजूद है, जिसको वो रेगुलेटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जैसे अब साइबर लॉ जो है पाकिस्तान में भी बन चुका है, लेकिन बना है, इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन एक तो नहीं है, प्लस दूसरी चीज ये है कि आप के लॉ के अंदर ना जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्रिटिकल एलिमेंट्स है ना, उनको मिस कर दिया जाता है। अभी आप अगर सऊदी का या यूएई का लॉ, बिकॉज मैं चूंकि इन लॉज के साथ फ्रिक्वेंटली काम कर रहा होता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सटेंसिव ये लॉज ना बने हुए हैं। तो उस तरह का कोई स्टैंडर्ड या उस तरह का कोई लॉ हमारे पास नहीं है, ना सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लिए बल्कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास हम कह हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन का लॉ है, हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन का भी लॉ नहीं है। और समहाउ ये एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक इस तरह है कि अक्सर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, नॉट अब्रॉड, पाकिस्तान में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनको इसी चीज का बेनिफिट मिल जाता है कि लॉ, कई जगह लॉ की वीकनेस आती है और उनको साइबर क्रिमिनल्स को अंडर दी ट्रेडिशनल लॉ हमें डील करना पड़ जाता है।
वो ट्रेडिशनल लॉ की जो स्मॉल वीकनेसेस होती है ना, उससे वो बेनिफिट खा के वो बेल ग्रांट हो जाती है, वो वहां से रिलीज हो जाती है एंड ऑल दो स्टफ। सो हमें एक ऐसे लॉ की जरूरत है। देखिए, आपने हमेशा डिफरेंशिएट करना होता है। मीडिया को आपने साइबर स्पेस से डिफरेंशिएट करके रखना है। ऑल्दो ठीक है, सोशल मीडिया भी आपका साइबर स्पेस का ही पार्ट है, लेकिन आप मीडिया और सोशल मीडिया के लॉ को ना साइबर स्पेस के लॉ से डिफरेंशिएट करें, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड आता है। जैसे हमारे पास ISO 27001 एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है, तो कि हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह सऊदीया के पास NCA ECC है, सामा का CSF है, UAE के पास इंफॉर्मेशन एश्योरेंस रेगुलेशंस के नाम से एक रेगुलेशंस मौजूद है। तो एक स्पेसिफिक रेगुलेशंस हमारे पास मौजूद होना चाहिए, जो कि हम लोगों गवर्नमेंट को एक लेवल पे जाना चाहिए कि वो इस तरह का कुछ चीज़ बनाए और बना के ऑर्गेनाइजेशंस को कहें कि भाई आपने ये इम्प्लीमेंट करनी है, और आप फिर सरकारी इदारे एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उन लोगों को भेजें इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि वो जाके उन इदारों को ऑडिट करें कि भाई जो गवर्नमेंट का ये रेगुलेशन है, क्या ये इदारे उसके साथ कंप्लाई करके कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे सऊदी में जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो सऊदी की जो अथॉरिटी है या रेगुलेटर है, उनके लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसकी कंप्लायंस चेक करते हैं। सो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मौजूद नहीं है। अच्छा, जो छोटे कारोबारी लोग हैं, ज़ाहिर है कि साइबर हमले होते हैं, हैकर के हमले भी होते हैं, तो वो अपने आप को उससे कैसे महफूज कर सकते हैं? उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं? देखिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का ये होता है कि उन्होंने तो लाखों करोड़ों के सॉल्यूशंस लगाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे एनी मालवेयर सॉल्यूशन हो गया, सिम सॉल्यूशन हो गया, इस तरह के बड़े सॉल्यूशंस उन्होंने लाखों करोड़ों के लगाए होते हैं। अब छोटे जो बिजनेसमैन है, ये जिन्हें हम एक आम शहरी भी कह सकते हैं, लेमैन भी कह सकते हैं, उनके लिए जो साइबर सिक्योरिटी की एहतियात है ना, उनमें सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखें। बिकॉज हम लोग जब साइबर सिक्योरिटी में फील्ड में काम करते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि ह्यूमन इज़ द वीकेस्ट लिंक इन द सिक्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या ह्यूमन एक वीक लिंक होता है, और ह्यूमन को आप हमेशा सिक्योर कोशिश कर सकते हैं अवेयरनेस के जरिए। क्योंकि हमारे पास कहा जाता है कि आप लाखों करोड़ों के बेशक 20 सोल्यूशन लगा लेना, लेकिन अगर आपका ह्यूमन कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, तो फिर आपका वो लाखों करोड़ों के सोल्यूशंस आपके किसी काम के नहीं है। तो एक तो अवेयरनेस हमारे पास। दूसरा ये है कि हमारे अक्सर लोग ना जो थोड़ा सारा हिंट पैक खा जाते हैं, वो अपने डिवाइसेस की सिक्योरिटी से खाते हैं। जैसे कई लोग आपने देखे होंगे, वो मोबाइल पे पासवर्ड भी नहीं लगाते या पिन कोड भी नहीं लगाते। तो आप पिन कोड अपना लगाएं, और पिन कोड स्ट्रॉन्ग वाला पिन कोड लगाएं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल पिन कोड लगाएं। फिर इसी तरह पैटर्न्स अपने अच्छे टाइट वाले पैटर्न्स लगाएं। फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने सिस्टम्स के ऊपर, अपने ईमेल्स के ऊपर कॉन्फ़िगर लगे। अब जैसे आप देखेंगे 2 फैक्टर का मतलब, थोड़ा सा मैं एक क्विक आइडिया दूं कि आप ईमेल पे लॉगिन करते हैं, तो आपने पासवर्ड दिया, तो पासवर्ड के बाद आपने इस तरह की सेटिंग की हो कि आपको मैसेज आया, कोड आया, आप वो एंटर करें, या फिर आपके पास ऑथेंटिकेटर एक ऐप होती है माइक्रोसॉफ्ट की, आप उसको यूज़ करते हुए उसके ऊपर जो कोड आए वो एंटर करें, ताकि आपकी अगर एक अटैकर आपके ईमेल का यूजर नेम पासवर्ड ले लेता है किसी भी तरीके से, तो जो दूसरा पिन है वो तो जाहिर बात है आपके पास है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा वो आपका सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी। फिर अननेसेसरी ईमेल के लिंक्स के ऊपर क्लिक ना करें। आप कोशिश करें कि हमेशा ईमेल की जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करें कि क्या आपके ईमेल के ऊपर जो चीज़ आ रही है वो आपको मतलब एक्सपेक्टेड सी कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, उसने किस जगह जॉब से अप्लाई किया हो, तो उसे वहाँ पे अप्लाई आता है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे आ सकता है। लेकिन अननेसेसरी कोई और चीज़ आ जाए कि जी आपको 10 लाख का इनाम निकल आया, 10 मिलियन यूरो निकल आया, 10 मिलियन डॉलर्स निकल आए हैं, तो ये चीज़ एक एक्सपेक्टेबल सी चीज़ है। तो वो इस चीज़ को भी आप देखें और अपने आप को अवेयर इस तरह से आप ले सकते हैं। AI का हमने जिक्र किया, तो क्या AI जो है वो यहाँ कोई अहम किरदार अदा कर सकती है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल, AI अहम किरदार अदा कर भी सकती है, और AI का इस साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक नुकसान भी है। वो ये है कि पहले हम फायदे की बात करें। आजकल जितने भी साइबर सिक्योरिटी के जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, उनमें AI को ऐड ऐसा कंपोनेंट ऐड किया गया है कि जैसे मैं मिसाल के तौर पे, अगर कोई भी एक अटैक आता है, अगर एक बंदा जो उस सिस्टम को रन करने के लिए ऑन होता है नॉर्मली, अगर वो बंदा मौजूद नहीं है, तो आपकी AI
बेस्ड जो वो टूल होगा वो खुद रिएक्ट करेगा। अगर उसको कोई ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर नजर आता है कि कोई एबनॉर्मल ट्रैफिक आ रही है, कोई ऐसा एबनॉर्मल सा सस्पिशियस पैटर्न आ रहा है, तो एआई रादर देन वेटिंग फॉर अ पर्सन के वो देखे कि यार ये वाकई सस्पिशियस है कि नहीं, वो फौरन ही उसको डिस्टार्ट कर देता है। तो एआई एज अ और एआई फिर मालवेयर जो आपके मालवेयर्स बेसिकली होते हैं, उन मालवेयर्स के एनालिसिस के लिए एआई यूज की जा रही है कि एक मालवेयर का कोड एनालाइज करना है तो उसको एआई पे। तो ये तो हो गया एक पॉजिटिव साइड पे। अब नेगेटिव साइड पे ये है कि बहुत सारे हैकर्स या अटैकर्स जिन्हें हम कहते हैं वो एआई को मिसयूज कर रहे हैं साइबर अटैक्स को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। जैसे अगर आप देखें तो मैं अगर एक फिशिंग की मिसाल दे दूं तो फिशिंग एक नॉर्मल फिशिंग ईमेल होगी ना, तो वो आपको ऐसा होगा जी कि आपका इतने लाख डॉलर का इनाम निकला है, ये एक नॉर्मल फिशिंग ईमेल है। बट जब आप इसी फिशिंग ईमेल का कंटेंट आप किसी एआई बेस्ड टूल से लिखवाओगे और आप उसको लिखवाओगे और आप उससे ये बताओगे कि ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल ये लेजिटिमेट ईमेल है, बिल्कुल ये लीगल ईमेल है, तो वो आपको ऐसे ईमेल बना दे रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे टूल हैं, जैसे एक टूल है वाइट रैबिट नियो के नाम से है, इवल जीपीटी है। तो ये टूल ऐसे हैं कि जो आपको वायरसेस के बकायदा कोड्स तक लिख के दे देते हैं। जीपीटी पे अगर आप चले जाएं तो एआई की अगर मैं बात करूं तो जीपीटी को अगर आप सीधी एक क्यूरी आप देते हैं जाके कि भाई मैं एक मालवेयर बनाना चाहता हूं, तो वो आपको कहता है जी कि यू कैन नॉट यूज चैट जीपीटी फॉर दिस पर्पस, तो वो आपको दे देता है। फिर आपको क्यूरी मॉडिफाई करनी पड़ती है, वो आपको देता है। बट कुछ टूल ऐसे हैं कि जो आपको ये नहीं कहते कि हम आपको ये जनरेट नहीं करके दे सकते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वायरस का कोड जनरेट करके देते हैं। आप उस कोड को अपने मुताबिक मॉडिफाई करो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और फिर आप जिसके ऊपर अटैक करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अच्छा, जाते हैं इख्तिताम की जानिब जाते हैं। बहुत लंबा पॉडकास्ट भी हो गया, अगर आपने कोई सवाल करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, हम ज़ुबैर साहब से फिर टाइम लेके उस पे भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, इख्तिताम में आखिर में आप हमें बताएं कि आमतौर पर जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सीखना चाहते हैं, हैकिंग कह लें कि सीखना चाहते हैं या एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए? और दूसरा ये है कि इस हवाले से स्टूडेंट को थोड़ा सा अवेयर करें कि अगर वो सीखना चाहे तो कहाँ से सीखे पे। अच्छा देखें, सीखने के हवाले से अगर हम बात करें ना तो हैकिंग के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है ना, जैसे हम वाइट हैट हैकिंग कह सकते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना कह सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ है ना, कंप्यूटर सिस्टम्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब आप देखें कि नेटवर्क के नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता हो जाए कि एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको इंटरनल पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है। इसी तरह नेटवर्क अगर आपने सीखनी है, आपको नेटवर्क का पता होना चाहिए कि भी जो नेटवर्क है उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह होती हैं, मैप्स किस तरह बनते हैं, नेटवर्क मैप्स किस तरह बनते हैं। इसी तरह फिर आपको अगर आप मोबाइल की बात करें तो अब जाहिर बात है कि मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू भी अटैक होते हैं, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए जाते हैं ना, तो पेनिट्रेशन टेस्टर आपका लाजमी नहीं है कि आप नेटवर्क के पेनिट्रेशन टेस्टर ही हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर भी बन सकते हैं, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी के पेनिट्रेशन टेस्टर भी बन सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टेस्टर भी बन सकते हैं, नेटवर्क पेनिट्रेशन। तो जिस रेलिवेंट फील्ड में आपने जाना है ना, आप उस रेलिवेंट फील्ड की जो टेक्नोलॉजीज और नॉलेज है ना, उसको आप सबसे पहले क्या करें, गेन करें। जैसे आप देखें, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज़ करते हैं, हमारे सामने तो यही है कि एक स्क्रीन है, हम क्लिक करते जा रहे हैं और हमारे पास चीज़ें ओपन है। लेकिन जब आप बैकएंड पे इसका आर्किटेक्चर समझ जाते हैं तो ये मतलब आप लाखों लाइंस का एक कोड है इसके पीछे जो चल रहा है। तो आपको, मैं ये नहीं कहता कि लाखों लाइंस का कोड आपको समझे, मैं ये कहता हूँ कि आप उसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी को समझें कि अगर ये चीज़ है तो ये डाटा किधर जाके स्टोर हो रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि एक पासवर्ड है, ठीक है, आपने विंडोज के ऊपर अपना पासवर्ड लगाया, पासवर्ड लगा के आपने कहा जी कि बस मैं गया, लॉगिन किया, पासवर्ड एंटर किया, मैं लॉगिन हो गया। लेकिन आपको क्या ये पता होता है कि आपका ये पासवर्ड बैकएंड पे विंडोज पे अंदर किस फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है। ये एक बेसिक कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं कि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं जाके। इसी तरह आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, जैसे लिनक्स हो गया। लिनक्स एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि
पेनिट्रेशन टेस्टर्स नॉर्मली यूज करते हैं, विंडोज को यूज करते हुए पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं होती। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब भी होती है वो पहले लिनक्स को होती है। कुछ ऐसे टूल हैं जो विंडोज के ऊपर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वो लिनक्स के ऊपर होते हैं। तो आपको लिनक्स का नॉलेज लेना है, तो मतलब ये अब टेक्निकलिटीज थोड़ी थोड़ी आपको है। फिर उसके बाद अगर आपने जानना है तो आपके पास AI मौजूद है, चैट जीपीटी। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्यूरी समझ नहीं आ रही है, आप जीपीटी से क्यूरी कर सकते हैं, वो आपको देगा आंसर, और उसको पढ़ के फिर सारी चीजें। तो मतलब मवाद बहुत मौजूद है। इट्स जस्ट लाइक दिस कि आपकी चॉइस क्या है, आप एरिया कौन सा चूज करना चाहते हैं, और फिर आपने उनकी इंटरनल टेक्नोलॉजीज को कितना एक्सप्लोर किया हुआ है। दैट इज द ओनली थिंग कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर ये आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आज का जो पॉडकास्ट था वो काफ़ी ही अहम था, AI के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। एक पॉइंट हमारा जो है वो रह गया है, उसके लिए हम इंशाल्लाह फिर ज़ुबैर साहब से टाइम लेंगे, क्योंकि आज का जो टाइम था वो पूरा हो गया है। हमने जो डार्क वेब है और डीप वेब है, इसके हवाले से हमने डिस्कशन करनी थी, उसके बारे में भी मालूमात लेनी थी, वो अगले प्रोग्राम में हम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। इस तरह के और पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।